Hello everyone. Once again, a very warm welcome to all of you on Concepts of Civil 2.0. दोस्तों अपने इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई राज इंस्ट्रक्टर का पेपर जो कि 26 मार्च 2023 को हुआ था, जिसमें कुल 35 प्रश्न आए थे। उनके प्रश्नों की आगे की श्रृंखला पर जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक बात कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन आपके लिए एक सूचना है, एक जरूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है इस बैच के रिगार्डिंग। वो ये है कि आगे के जो पेपर अपकमिंग पेपर हैं, उन पेपर्स में जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस, जैसे मान लीजिए सॉइल के 10 क्वेश्चन आए हैं तो सॉइल के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पेपर बाय पेपर मिलता जाएगा। ठीक, मतलब आपके इस कोर्स में हर पेपर के नाम से एक फोल्डर होगा और उस फोल्डर में जो फोल्डर होगा वो होगा आपके सब्जेक्ट का, और उसमें आपको वीडियो एंड पीडीएफ बोथ आर अवेलेबल। और जब आप ये दे लेंगे, ये कर लेंगे, तब आपको ओरिजिनल पेपर का एज इट इज रियल टाइम टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने एक टेस्ट ऐड करा रखा है आपके इस बैच में, जो अभी राज इंस्ट्रक्टर वाला पेपर है, उसका ओरिजिनल पेपर एज इट इज आपके लिए ऐड करके दिया गया है। तो वीडियो सोल्यूशन आप हमारे साथ कर ही रहे हैं, तो इसीलिए सोल्यूशन उसमें प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन उसका रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस लेकर आप दे सकते हैं, हमने उसको कर रखा है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आज आगे की श्रृंखला पर बात करते हैं। और आगे की श्रृंखला पर अपना प्रश्न ये है, आज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन होल्स ऑन अ स्ट्रेट अलाइनमेंट फॉर डायमीटर ऑफ सीवर अबव 150 सेंटीमीटर इज अबाउट। कह रहे हैं कि भैया 150 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले सीवर लाइन के लिए यदि वो सीधे संरेखण में हो तो दो मैन होल के बीच की दूरी कितनी ली जानी चाहिए। वैसे तो लोग इसका जवाब अगर देना चाहें तो आराम से जवाब दे सकते हैं कि साहब बात कर रहे हैं आप कितने मीटर, 150 सेंटीमीटर से ऊपर, तो जवाब हो जाएगा 300 मीटर। कितना हो जाएगा? 300 मीटर। लेकिन भाई 300 मीटर ठीक है, जवाब हो जाएगा, लेकिन कैसे, हमें ये बताइए। और साथ साथ ये भी बताइए कि कैसे डायमीटर के हिसाब से सीवर लाइन में मैन होल के बीच की स्पेसिंग क्या होती है, चेंज होती है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और यहां पहला पॉइंट अपना लिखते हैं, द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखते हैं। आप जानते हैं सीवर का अभिकल्पन जो हम करते हैं, सीवर का डिजाइन मैक्सिमम हावरली डिस्चार्ज के लिए मैक्सिमम हावरली डिस्चार्ज के लिए करते हैं। यानी सीवर का जो डिजाइन चलता है वो मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट पर चलता है कि 1 घंटे में अधिकतम कितना विसर्जन आ सकता है, और उसी के हिसाब से हम सीवर लाइन का डिजाइन करते हैं। ये बात तो जनरल है। अब मैन होल के डाया के रिस्पेक्ट में अगर बात करनी हो तो एक भारतीय मानक कोड है जिसका नाम है आईएस 1742 1960। ये आपको सीवर लाइन के डायामीटर और साथ साथ मैन होल के बीच, मैन होल की स्पेसिंग के बीच संबंध बताता है। यानी सरल भाषा में हमें अगर बात करनी हो तो हम यहां एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। उस पॉइंट को हम ऐसे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आईएस, हमेशा आईएस को ऐसे लिखा करिए दोस्त, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 1742 1960 1960। अकॉर्डिंग टू आईएस 1742 1960 किसी सीधी सीवर लाइन के लिए मैन होल्स के बीच की स्पेसिंग सीवर के डायामीटर पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये डायामीटर भी जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है, जो कि
इस प्रकार है। कैसे लेते हैं भाई कि भैया सीवर लाइन के डायमीटर पर डिपेंडेंसी है, तो कैसे लेकर चलेंगे, कितने डायमीटर के लिए क्या कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं हम लोग, इसकी अगर चर्चा करें तो हम यहां सिंपल बता सकते हैं साहब, एक काम करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं हम डायामीटर ऑफ सीवर, डाया ऑफ सीवर, एक तरफ लिख लेते हैं डाया ऑफ सीवर, डाया ऑफ सीवर, और दूसरी तरफ हम लोग जो बात करते हैं साहब, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं स्पेसिंग बिटवीन मैनहोल्स, यानी स्पेसिंग ऑफ मैनहोल्स। और इस कॉन्सेप्ट पर हम क्या करके लेके चल सकते हैं साहब, हम इस कॉन्सेप्ट पर बात कर सकते हैं कि कितने स्पेसिंग के लिए क्या डायमीटर लिया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बात करनी हो तो आप सिंपली कह सकते हैं, पहला यही कि अप टू 0.3 मीटर, 0.3 मीटर डायमीटर है, कहां तक है 0.3 मीटर तक डायमीटर है, तो 0.3 मीटर तक के डायमीटर के लिए मैन होल की स्पेसिंग कितनी ली जाती है सर, 45 मीटर ली जाती है। लेकिन ख्याल रहे ये तभी लिया जाता है जब सीवर लाइन अपना कैसा हो कि स्ट्रेट अलाइनमेंट में हो, तभी ये बात लेकर हम चलेंगे। तो कितना बताएंगे साहब, 45 मीटर। ठीक, दूसरा लेते हैं कि 0.6 मीटर तक बात करते हैं, तो अप टू 0.6 मीटर, अप टू 0.6 मीटर, 0.6 मीटर के लिए अगर बात करनी हो तो 75 मीटर लेकर चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं, 75 मीटर। तीसरी बात करिए साहब, अप टू 0.9 मीटर, और 0.9 मीटर के लिए कितना लेकर चलते हैं, 90 मीटर लेकर चलते हैं साहब डिस्टेंस। कितना लेकर चलते हैं, 90 मीटर डिस्टेंस लेकर हम चलते हैं। इतनी बातचीत तो हमें समझ में आ गई। अब हम इसके आगे की चर्चा अगर करें कि 1.2 मीटर डायमीटर तक, 3 हो गया भाई, चौथा अप टू 1.2 मीटर डाया, और 1.2 मीटर डायामीटर तक के लिए कितना लेकर चलते हैं, 120 मीटर। पांचवी बात अगर करिए आप तो आप कहिए कि अप टू 1.5 मीटर, कितने मीटर तक के लिए, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर के लिए 250 मीटर डिस्टेंस लेकर चला जाता है। कितना लेकर चलते हैं, 250 मीटर। अब सिक्स्थ बात करिए, मोर देन 1.5 मीटर, और मोर देन 1.5 मीटर डायमीटर के लिए लेकर चला जाता है 300 मीटर डिस्टेंस। कितना लेकर चलते हैं साहब, 300 मीटर की डिस्टेंस लेकर चलते हैं। तो हमसे जो प्रश्न में पूछा था, हमसे जो प्रश्न में पूछा था साहब, वो प्रश्न में अपने यही पूछ रखा था कि काम करिए, आप बताइए कि 1.5 मीटर से अधिक डायमीटर के लिए, 1.5 मीटर से अधिक के लिए पूछ रखा है, सॉरी कितने के लिए पूछ रखा है, 1.5 मीटर से अधिक के लिए पूछ रखा है ये कि 1.5 मीटर से अधिक डायमीटर के लिए दो मैन होल्स के बीच स्पेसिंग बताइए जब हमारा सीवर लाइन एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में हो। तो जवाब क्या हो जाएगा साहब, 300 मीटर इसका जवाब हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी 300 मीटर। ठीक, तो ऐसे जवाब हमारा चलेगा। इस तरीके से आपको प्रश्नों को पूर्ण एनालाइज करके जवाब देना होगा। कल को ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीवर लाइन का डिजाइन किसके लिए किया जाता है, तो आप बता दीजिए मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई 1.5 मीटर तक डायमीटर तक के लिए बताइए कितना लेकर चलते हैं, तब तो 250 मीटर ही लेकर चलते हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से तैयार रखिए अपने आप को कि प्रश्न कभी भी अपना सुर ताल बदले लेकिन आपको इससे समस्या ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, और ये प्रश्न बहुत सिंपल है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, द रिमूवल ऑफ कोलाइडल एंड dissolved organic matter present in waste water is done by which of the following treatment process। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी विधि के माध्यम से हम वेस्ट वाटर में उपलब्ध कोलाइडल पार्टिकल और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं। तो इसका एकदम सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है और जवाब है बायोलॉजिकल ग्रोथ। क्या जवाब है, बायोलॉजिकल ग्रोथ। तो आप बता दीजिए साहब कि बायोलॉजिकल ग्रोथ ही ऐसा एक पूरा ट्रीटमेंट प्रक्रिया है जिससे ये दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं। तो एकदम सीधा जवाब आप इसका दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी सोचने समझने वाली बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना ये है, दिस इज फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैंडेटरी साइन। कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर चलते समय जो करेक्ट मैंडेटरी साइन हो, आप एक काम कीजिए, इनमें से उसका चयन कीजिए कि कौन सा मैंडेटरी साइन एकदम करेक्ट मैंडेटरी साइन है, आप इसका चयन कीजिए। अब आपको इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हाईवे इंजीनियरिंग में साइन कितने प्रकार के चलते हैं, कितने प्रकार के साइन चलते हैं और कौन सा साइन कब अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो हम लोग ना देर करते हुए उस पर चलते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अच्छा, तब तक आप इसका जवाब ही दे दीजिए। चलिए, जवाब होगा सी। मैंने दे दिया आपको कि जवाब कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर।
मैंने दे दिया आपको कि यही जवाब होगा, लेकिन क्यों, कब, कैसे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो साहब इसके लिए एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग में कितने प्रकार के साइन चलते हैं। अगर साइन की आपको बात करनी हो तो किसी भी हाईवे पे 3 प्रकार के साइन आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के साइन देखने को मिलेंगे? 3 प्रकार के। पहला जो साइन देखने को मिलेगा फर्स्ट, इसे रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन बोलते हैं। ये रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन जो है, इनका जो प्रमुख कार्य है, अगर इस पर बात करनी हो तो ये भी करेंगे हम। दूसरा साइन जो अपना आता है वार्निंग साइन है, और तीसरा साइन जो आता है वो इंफॉर्मेशन साइन है। क्या है? इंफॉर्मेशन साइन। आपसे इन तीनों साइंस के बारे में पूछा जाता है कि भैया इन तीनों साइन के विषय में हमें बताइए। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मुझे लगता है इसको अटैच करने में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये अपना पहला है, ये पहला है रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन। तो 3 प्रकार के साइन, ट्रैफिक साइन चलते हैं। पहला आप बता दीजिए रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन, दूसरा कौन सा साइन है भाई? वार्निंग साइन, और तीसरा कौन सा साइन है? इंफॉर्मेशन साइन। ये 3 प्रकार के ही साइन आपको हाईवे इंजीनियरिंग में देखने को मिलेंगे। ठीक, आप ट्रैफिक साइंस 3 ही प्रकार के पढ़ेंगे। पहला साइन अगर हम लोग बात करें रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन की, तो इसके फंक्शन के बारे में मैंने एक लाइन लिख रखी है, कहा कि दीज साइंस इन्फॉर्म ड्राइवर्स ऑफ मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन दे मस्ट ओबे। कह रहे हैं कि ये जो साइन बनाते हैं हम, कौन सा? रेगुलेटरी साइन या मैंडेटरी साइन, ये वो साइन है जो ड्राइवर को ये बताते हैं कि कौन से नियम कानून का पालन यहां करना ही करना है आपको, बिना उसका पालन किए आप आगे नहीं जा सकते। तो आप ऐसे समझिए कि भाई ड्राइवर्स अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो आप उसके ऊपर अलग अलग क्या करते हैं, चार्ज, पेनल्टीज वगैरह जो भी लगाते हैं आप करेंगे। ठीक है, लेकिन नियमतः बात यह है कि ये साइन बोर्ड, रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन बोर्ड, जो रूल्स और रेगुलेशन ड्राइवर को ओबे करने ही करने हैं, उनको डिलीवर करने का काम करता है। बताता है ड्राइवर को कि भाई साहब ये नियम कानून का पालन आपको यहां करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहां एग्जांपल पर बात करनी हो तो एग्जांपल पर स्टॉप साइन है कि रुकिए, अब इसके आगे नहीं जाना है, बात खत्म। अगर आप जाते हैं तो बाप की जिम्मेदारी है, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और दूसरी बात यह है कि साहब एक और समस्या है, वो समस्या क्या है कि हो सकता है उसके बाद इन नियमों के उल्लंघन के दंड स्वरूप आपको कुछ न कुछ सजा इत्यादि का प्रावधान हो, आपको कुछ अर्थदंड इत्यादि का प्रावधान हो, तो आपको वो भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां बात करिए तो बता दीजिए कि भैया स्टॉप साइन है, स्पीड लिमिट का साइन है, हाँ, नो पार्किंग का साइन है, वन वे का साइन है। ये सारे साइन कौन से हैं साहब? ये सारे साइन रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन के रूप में जाने जाते हैं। आप देखिए यहां इतने साइन बोर्ड लगा रखे हैं, हाँ, आप समझ सकते हैं कि ये कौन से हैं। तो इनको आप समझ सकते हैं कि साहब ये कौन से हैं, रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन बोर्ड है। लेकिन अब सवाल यहां आता है कि ये दिखते कैसे हैं, बनाए कैसे जाते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा हमें आपको करनी है। तो यहां एकदम सिंपल बात करिए, इनका शेप कैसा होगा। शेप पर बात करिए तो कहिए टाइपिकली विथ ब्लैक सिंबल और एरो और लेटर ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। क्या है? व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक सिंबल या लेटर से या एरो से हम इसे क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। या दूसरा इधर बता रहे हैं सर्कुलर विथ व्हाइट सिंबल ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। कह रहे हैं ब्लू बैकग्राउंड होगा, सर्कुलर होगा शेप में, और इसके ऊपर किससे लिखा होगा? व्हाइट से। किससे लिखा होगा? व्हाइट से। तो ये सिंबल चलते हैं जनरली, आपको इनको फॉलो करना होता है। ठीक, दूसरा है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन जो है ये ड्राइवर को बताता है कि भैया आगे ये चुनौती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी स्थिति लग जाए कि भैया हम जा रहे रास्ते में, लेकिन रास्ते में आगे इंटरसेक्शन है, तो ये बताने का काम कौन करेगा? ये मैंडेटरी साइन नहीं करता, रेगुलेटरी साइन नहीं करता, इसके लिए वार्निंग साइन लगाया जाता है। बात समझ गए? या आगे हमें बताना हो कि भैया आगे लैंडस्लाइड की समस्या भी है, तो ये समस्या की जानकारी कौन देगा? हमें वार्निंग साइन देगा कि आपको संभल कर चलना चाहिए। बात समझ गए? अच्छा, तो यहां आइए इस पर चर्चा करते हैं वार्निंग साइन पर। वार्निंग साइन में बात करिए तो यहां बता रहे हैं कि भाई अलर्ट ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन टू पोटेंशियल हजार्ड और डेंजर अहेड। कह रहे हैं कि भैया ये साइन बोर्ड इसलिए लगाए जाते हैं जो ड्राइवर या पैदल यात्रियों को आगे आने वाले खतरों के बारे में जानकारी दे सके और पहले से अलर्ट कर सके कि भाई ये आगे समस्या आ सकती है, आप इसके लिए संभल कर चलिए और इनके लिए तैयार रहिए। ठीक, अच्छा, अब वार्निंग साइन को हम कॉशनरी साइन के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि वार्निंग साइन को और किस नाम से जानते हैं, तो वार्निंग साइन को हम कॉशनरी साइन के नाम से भी जानते हैं।
तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वार्निंग साइन को इस नाम से भी हम जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि दिखते कैसे हैं। तो शेप की बात करो, शेप की बात करो साहब इनके, तो इनका शेप जो होगा वो ट्राइंगुलर होता है विथ रेड बॉर्डर एंड येलो बैकग्राउंड, और इनका जो फीचर होगा, हाँ, फीचरिंग ब्लैक सिंबल और टेक्स्ट, कह रहे हैं कि भैया काले अक्षरों से इसके ऊपर लिखा होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखनी है आपको। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसके? एग्जाम्पल हो सकते हैं इंटरसेक्शन वार्निंग, कर्व अहेड, कर्व का साइन कि भैया आगे कर्व है, खतरनाक मोड़ है। कभी रास्ते पे चलते हुए ऐसा दिखा नहीं कि आगे एक खतरनाक मोड़ है, भैया संभल कर चलिए, तो ये वो वाला मामला है। ठीक, अच्छा, फॉलिंग रॉक साइन, स्लिपरी रोड, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये सारे साइन जो है ये इसमें हमें पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन साइन में। किसमें बात करते हैं? इंफॉर्मेशन साइन में। इंफॉर्मेशन साइन में बात करिए तो आप बता सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन साइन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ड्राइवर को ये बता सके कि आगे रास्ते में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या सुविधाएं किन किन जगहों पर आपको कितनी कितनी दूरी पर मिल जाएंगी, इसके बारे में जानकारी देता है। जैसे हॉस्पिटल है कहीं, तब आपको ये किस पे पता चलेगा? साइन बोर्ड लगा होगा और वो साइन बोर्ड बताएगा कि भैया 500 मीटर आगे हॉस्पिटल है, दाएं हाथ पर बाएं हाथ पर, जो भी लिखा हो। ठीक, अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के काम आते हैं। जैसे गांव का नाम बताने में, आप देखे होंगे ना गांव का नाम लिखा होता है, अब जा रहे होते हैं हम रास्ते में और पता चलता है कि भाई साहब, हाँ, हम चल रहे रास्ते में और लगा है बगल में साइन बोर्ड लगा है कि भैया ये फला गांव, तो ये कौन बता रहा है? ये किस तरह का साइन है? इंफॉर्मेशन साइन। कौन सा है? इंफॉर्मेशन। ठीक, एयरपोर्ट का रास्ता दिखाने वाला, ये सब, हॉस्पिटल का, टेलीफोन बूथ का, ये सारा जो हमें जानकारी मिलेगी, आप समझिए कि कौन से हैं, ये कौन से हैं? इंफॉर्मेशन साइन। ठीक, तो ये 3 तरह के साइन बनते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी जान लीजिए इंफॉर्मेशन साइन का। तो इंफॉर्मेशन साइन के बारे में कह रहे हैं, प्रोवाइड helpful information to drivers including route, guidance, direction, location service and other relevant details। शेप की बात करो, किस शेप में आते हैं? तो रेक्टेंगुलर होगा। कैसा शेप होगा? रेक्टेंगुलर विथ ब्लू बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड होगा? ब्लू बैकग्राउंड, और व्हाइट सिंबल और टेक्स्ट में इसके ऊपर लिखा होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल में बात करो, जैसे टाउन का नेम लिखा हो, एग्जिट का साइन हो, डायरेक्शन एरो लगा हो, मार्केट का नाम हो, हाँ, या रेस्ट एरिया के बारे में जानकारी हो, ये सारी, हॉस्पिटल इत्यादि के बारे में जानकारी हो, या फिर आगे चलकर आप बात कर सकते हैं साहब किसकी जानकारी हो कि भैया आगे आपका फ्यूल स्टेशन वगैरह कहाँ कितनी दूर पर है, ये सारी जानकारी देने का काम इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड करते हैं। तो 3 प्रकार के ट्रैफिक साइंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तीनों प्रकार के बारे में मैंने एक रफ आइडिया दिया है। डिटेल्ड के लिए हम लोग बात करेंगे आगे चलकर डिटेल्ड क्लास में, लेकिन अभी जो है, अभी के तौर पर इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। तो अब ये चीज समझ में आ गई। तो यहां एक चीज देखिए कि भैया मैंडेटरी साइन के लिए व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक कलर, तो यही होगा। ये कौन सा साइन है? इंफॉर्मेशन। ये कौन सा साइन है? वार्निंग। बात समझ पा रहे हो? इसलिए आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि भैया इसमें मैंडेटरी साइन कौन सा है, तो पता चला ये वाला मैंडेटरी साइन है। इसीलिए आप जब भी हाईवे इंजीनियरिंग में ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो हर प्रकार के साइन बोर्ड को एक करेक्ट तरीके से आप पढ़कर समझने का प्रयास करिएगा कि कौन किस कैटेगरी में आता है। ठीक, चलिए, इतनी जानकारी हम लोग ने देख ली। तो अब हम अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे, और अब अपना अगला प्रश्न ये, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDR? ये भी हाईवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। आप इसका जवाब देना चाहें तो बोल सकते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या बोल सकते हैं? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो बोल दीजिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। इसमें कौन सा? हाँ, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो बोल दीजिए, जवाब आपका हो गया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, प्रमुख जिला सड़कें। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये MDR के अलावा और कौन कौन से रोड के एब्रीविएटेड फॉर्म्स यूज होते हैं। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जहां से प्रश्न पूछ रहे हैं हम वहीं चलते हैं और उस जगह से एक एक प्रश्नों की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। वो कौन सी जगह है भाई? तो वो जगह है रोड प्लान। क्या है? 20 ईयर रोड प्लान। और हम उस 20 ईयर रोड प्लान से ही बातचीत करते हैं। चलिए, तो हम लोग थोड़ी चर्चा में चलते हैं। हम थोड़ा सा हेडिंग डालते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। अकॉर्डिंग टू 20 ईयर रोड प्लान। ट्वेंटी ईयर रोड प्लान्स के अकॉर्डिंग रोड्स का क्लासिफिकेशन।
आप जानते हैं अभी तक 3 रोड प्लान कुल आए हैं। कितने रोड प्लान आए हैं भाई? 3 रोड प्लान। तो पहला रोड प्लान जो है, पहला रोड प्लान जो है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। द फर्स्ट रोड प्लान, द फर्स्ट रोड प्लान जिसको आप लोग नाम देते हैं फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। कुछ लोग इसी को नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं। नागपुर रोड प्लान किसके नाम से जानते हैं? नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं। ये रोड प्लान शुरू हुआ था 1943 में, लेकिन यह अपने समय अवधि से 2 साल पहले ही पूरा हो जाता है। यानी चलना था 43 से 63 और चलता है 43 से 61 और 61 में जाकर ये पूरा हो जाता है। तो अगर हम इनके पीरियड की बात करें कि साहब ये कब से कब तक चला है, तो आप बोल दीजिए कि 1943 से लेके 1961 तक। और यहां एक चीज लिख दीजिए, क्या लिखेंगे हम? 2 ईयर बिफोर, दो साल पहले ही अपना गोल अचीव कर लेता है। इस रोड प्लान की अगर बात करो साहब, तो इस रोड प्लान में सबसे पहली समस्या क्या थी, या इसका बजट कितना था? अगर इस पर चर्चा करनी हो तो इस रोड प्लान का जो बजट था, अगर बजट की बात करो तो 448 करोड़ रुपए लगभग, 448, 448 करोड़ रुपए का आउटले था टोटल। जो रोड लेंथ बनानी थी वो 5.29 लाख किलोमीटर था। हाँ, 5.29 लाख किलोमीटर इतना रोड हमको बनाने का कुल हिसाब किताब था। अच्छा, आगे चलकर कभी अगर ये बात करनी हो कि रोड डेंसिटी कितनी रखनी थी, ये प्रश्न शायद कभी पूछा जा सकता है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि इस रोड प्लान में रोड डेंसिटी कितनी रखनी थी। रोड डेंसिटी की अगर आप बात करिए तो रोड डेंसिटी में आप बता सकते हैं कि साहब इस रोड प्लान में रोड डेंसिटी जो हमें आपको रखना था वो 16 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर रखना था। कितना था? 16 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर था। 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर हमें यह रखना था। ठीक, ये हिसाब किताब एक इनका जनरल था, जो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे ही दिया है, रफ आइडिया में आपको बता दिया। ये फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, नागपुर रोड प्लान की। अब इसी रोड प्लान में आगे चलकर सड़कों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर और वीआर। ओडीआर और वीआर। तो हम यहां थोड़ी सी बात करते हैं, एक जनरल जानकारी के लिए यहां पर एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। हैं जी, तो क्या क्लासिफिकेशन इन्होंने किया रोड्स का? यहां पर हम एक बात मेंशन कर रहे हैं कि इस रोड प्लान के अंतर्गत सड़कों को 5 प्रकार से या 5 वर्गों में रखा गया है। इसके अंतर्गत सड़कों को 5 वर्गों में रखा गया है। 5 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है एनएच। एनएच मतलब नेशनल हाईवे। ठीक। अच्छा, दूसरी कैटेगरी पर बात करो, एसएच, स्टेट हाईवे। ठीक। तीसरी बात करते हैं, थर्ड, एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। चौथी बात करो, ओडीआर,
अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और पांचवी बात करो वीआर विलेज रोड। पांचवी बात करो तो वीआर विलेज रोड। ये 5 प्रकार से सड़कों को वर्गीकृत किया गया और इन पांचों में बताया गया कि भैया इनका डिजाइन कैसे होना चाहिए, ज्योमेट्रिक डिजाइन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और इनमें जो है स्पीड लिमिट वगैरह और साथ में एक्सल लोड का, इन सब का कॉन्सेप्ट यहां पर बताया गया। लेकिन एक बात जरूरी जो आपके लिए है वो ये बात समझनी है कि सेम ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड इन दोनों का होता है। किसका किसका? नेशनल हाईवे का और स्टेट हाईवे का ज्योमेट्रिक पैरामीटर लगभग लगभग क्या रखा जाता है? सेम रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और जानते रहना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बड़ी दिक्कत वाली बात है। पेज ऐड करना मुश्किल काम हो गया तो ठीक है, हम देखते हैं कहीं और पेज इसमें अगर है तो वहां पर आप लोग को बता देते हैं, फिर बाद में पेज ऐड होता रहेगा, क्या करना है। हाँ चलिए, ये बात आप अपनी रफ में लिख लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ जो आपके पास जाएगा उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ बोर्ड में पेज अलग से ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा अभी ना। चलिए ठीक है। दूसरा सेकंड रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान। सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, कुछ लोग इसे बॉम्बे रोड प्लान भी कहते हैं, बॉम्बे रोड प्लान ये भी कहते हैं। अब हमारा पहला वाला रोड प्लान जो है वो कब समाप्त हो गया था? तो पता चला कि भैया 1943 से 1961 तक, और ये कब से शुरू होगा? 61 से 1981 तक। ये इस ड्यूरेशन में चलता है, इसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड यही रखा जाता है कि 1961 से लेके कहां तक चलेगा साहब? 1981 तक चलेगा। तो हम इस टाइम पीरियड के बीच रख लेंगे। लेकिन अब इसमें भी कुछ काम की बातें हैं, जैसे रोड डेंसिटी कितना रखना है। रोड डेंसिटी, रोड डेंसिटी पर बात करो तो 32 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर ये रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक बात बताइए कि टोटल जो लेंथ रखनी है आपको, टारगेटेड रोड लेंथ जो रखनी है कि टारगेट कितना है, कितना अचीव करना है, हाँ जैसे पिछले में था 5.29 लाख किलोमीटर था, तो इसमें कितना लेकर चलते हैं? तो 10.0, हाँ 10.0 अगर बात करनी हो तो 10.57 लाख किलोमीटर, 10.57 लाख किलोमीटर ये हमारा जो है टारगेट था। ये क्या था? टारगेट था कि हमें इतना अचीव करना है। ठीक है, अच्छा ये बात हमने कर ली। अब इसके बजट की बात करो तो बजट जो है साहब 5200 करोड़ रुपए था। कितना था? 5200 करोड़ आउटले, 5200 करोड़ ये इनका हम आप क्या रख रहे थे? आउटले रख रहे थे कि इतने का ये लगभग चलेगा। अच्छा एक बात इसी में काम की है, इस रोड प्लान के अंतर्गत सड़कों का वर्गीकरण तो नहीं किया गया, क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, लेकिन इसमें 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे ऐड किया गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में पहली बार 1600 किलोमीटर क्या किया गया? ऐड किया गया एक्सप्रेसवे को। तो यहां ऐड क्या किए हम? 1600 किलोमीटर, कितना? 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हम ये ऐड कर रखे। तो ये अपना इस रोड प्लान का एक जनरल आउटले है जो आपको जानना था। मैंने ऐसे रफली बता दिया ताकि आपको पता हो कि हाँ ठीक है ये बात ऐसे चलेगी। ठीक, अब बात करते हैं, ये लिख लीजिएगा कहीं रफ में, ऐसे अगर जरूरत पड़े आपको कि सर तीनों के बारे में कुछ बता दीजिए। तीसरा रोड प्लान है 1981 से, जिसे चलना था कब तक? 2001 तक, लेकिन वो वर्तमान तक चल रहा है। कोई बात नहीं, उसके बाद अभी कोई रोड प्लान आया नहीं है। ठीक,
चलिए तो हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान पर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड 20 ईयर रोड प्लान पर। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं भाई थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। कुछ लोग इसे लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं लखनऊ रोड प्लान, कोई समस्या वाली बात नहीं है। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की बात करते हैं साहब। ये चलना था 1981 से 2001, 1981 से 2001। ठीक, अच्छा अब इसकी चर्चा कर लीजिए साहब। इसमें जो रोड डेंसिटी रखनी थी, रोड डेंसिटी जो रखनी थी, इस रोड डेंसिटी की अगर बात करनी हो तो रोड डेंसिटी का एकदम सीधा सीधा आंकड़ा आप दे सकते हैं कि 82 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर, 82 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे बीच बीच में देखते रहना पड़ता है कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक, आप लोग लाइव बने रहते हैं तो पता चलता रहता है। 82 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर, ये तो हिसाब किताब इनका है। अब साहब बात करो कि टारगेटेड रोड लेंथ, टारगेट कितना रखे थे। टारगेट की अगर बात करो साहब तो जो हमारा टारगेट था वो टारगेट था 27.02 लाख किलोमीटर। कितना था? 27.02 लाख किलोमीटर। ये हमारा टारगेट था। अच्छा, आउटले कितने का था अगर इसकी बात करो तो इसका कोई भी आंकड़ा सही से उपलब्ध अभी नहीं है, आप नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अब इसमें एक जरूरी काम की बात है जो मुझे आप लोग को बतानी चाहिए कि इस रोड प्लान में सड़कों का वर्गीकरण किया गया और सड़कों को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन था उसमें कौन कौन से आए मैं यहां मेंशन कर देता हूं। हाँ, इसे मिटाकर यहां मेंशन कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ बॉम्बे रोड प्लान में कोई भी रोड का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। हाँ, एक्सप्रेस वे जरूर ऐड किया गया था। ठीक, नागपुर में क्लासिफिकेशन किए थे 5 कैटेगरीज में और लखनऊ में किए हैं 3 अलग अलग ग्रुप्स में। तो रोड्स को हमने इसमें क्लासिफाई कैसे कर रखा है, इधर देखो। रोड हैं जी, तो पहला है प्राइमरी, प्राइमरी रोड। दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा जो है थर्ड, हम लोग उसे नाम देते हैं रूरल रोड या ओडीआर। क्या नाम दे देंगे? रूरल रोड या ओडीआर, या इसी को नाम दे दे टर्शियरी। ठीक, अच्छा अब यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं साहब। देखो बात ध्यान से समझो, ये जो प्राइमरी रोड्स है इसके अंतर्गत 2 रोड्स को कंसीडर किया गया। एक तो कंसीडर किया गया एनएच को और दूसरा कंसीडर किया गया एक्सप्रेस वे को। ठीक, सेकेंडरी रोड जो है इसमें हम कंसीडर करते हैं एसएच और एमडीआर को, एसएच और एमडीआर। और इसमें हम कंसीडर करते हैं वही विलेज रोड, रूरल रोड जिसे आप कह रहे हैं, या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर को। और इन तीनों क्लासिफिकेशन से सड़कों को 3 वर्गों में वर्गीकृत करके हम देख पाते हैं। तो आपसे तो फुल फॉर्म पूछा था, मैंने एक रफ आइडिया आपको पूरा दे दिया है ताकि आपसे कभी इस टॉपिक पर प्रश्न बने तो आपसे गलत ना हो, इसलिए मैंने एक पूरी जानकारी आपको दे दी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको बात समझ में आ रही होगी कि हाँ कैसे बात हम लोग कर रहे हैं और कैसे हम इसको क्लासिफाई करके समझ पा रहे हैं। ठीक, चलिए इस जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन पहले इस प्रश्न को एक बार वापस से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं और देखकर समझते हैं कि क्या बातचीत रही होगी। ठीक भाई, चलिए तो आइए वापस
क्वेश्चन नंबर 16। तो आपसे एमडीआर का फुल फॉर्म पूछा था, आप बता दीजिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, क्या फुल फॉर्म होगा मेजर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, बात ध्यान से सुनिए। कह रहे व्हेन चैन इज स्ट्रेच्ड आउट ऑफ सर्वे लाइन ड्यूरिंग द मेजरमेंट डिस्टेंसेस। कह रहे हैं भैया जब चैन जो है ये सर्वे लाइन हमारी है और हमारी चैन जो है साहब ये तो ये इधर चली गई या तो इधर चली आई, किधर भी चली गई, लेकिन भैया ये किधर से सर्वे लाइन से दूर हट गई है। सर्वे लाइन से अगर चैन आपकी दूर हट जाए, किसी भी दिशा में हट जाए, तो जो मेजर्ड डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा आएगी, एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा आएगी, क्योंकि आपको पता है कि भैया ऐसी स्थिति में यही होता है। तो प्रश्न बहुत सीधा है, कह रहे हैं कि व्हेन चैन इज स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द सर्वे लाइन ड्यूरिंग द चैनिंग द मेजरमेंट इज। मेजरमेंट क्या होगा साहब, अगर मेजरमेंट की बात करो तो मेजरमेंट ऐसी दशा में क्या हो जाएगा। मेजरमेंट आपको पता है कि वास्तविक दूरी जो होगी, वास्तविक दूरी वो सदैव क्या होगी साहब, मेजर्ड डिस्टेंस से कम होगी, या मेजर्ड डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा होगी। मेजर्ड डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा, तो ये स्थिति अपने सामने बनेगी। कई सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी, मैं उनके लिए फिर से एक्सप्लेन करता हूं। कह रहे हैं ये देखो, ये अपनी चैन लाइन है, ये अपनी चैन लाइन है, यहां से यहां तक ये पॉइंट ए से बी तक मेजरमेंट करना है। लेकिन हमारी जो चैन है वो चैन हमारी जो है, इधर समझो, जो चैन है मेरी वो चैन या तो इससे दूर हट गई इधर की तरफ या इधर की तरफ कहीं, लेकिन सर्वे लाइन से वो क्या हो गई, दूर हो गई। दूर हो जाएगी तो साहब ये लंबाई क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, और एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है, कम है। तो परिणाम ये समझिए कि मेजर्ड डिस्टेंस सदैव ज्यादा होगी एक्चुअल डिस्टेंस से। तो क्या बोले हम यहां जवाब, क्या बोले जवाब, ऑलवेज बी लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस से कम होगी, नहीं भैया ज्यादा होगी। ऑलवेज बी मोर देन एक्चुअल डिस्टेंस, हाँ सदैव एक्चुअल डिस्टेंस से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप ये जवाब यहां से दे सकते हैं। ठीक, ये बहुत सरल प्रश्न है सर्वे का, ऐसा ही प्रश्न आता है कभी कभार और ये ऐसे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि इफ द सर्वे इज इंटेंडेड for the detailed design of the work for accurate earthwork calculation the contour interval should be। क्या है कंटूर इंटरवल समझते हैं, दो कंटूर्स के बीच दो लगातार क्रमागत कंटूर्स के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी, यही तो है कंटूर इंटरवल। तो देखिए भाई ऐसा है, जितना डिटेल्ड वर्क आप करना चाहते हैं या जितना डिटेल्ड मेजरमेंट करना चाहते हैं, जितना एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं, कंटूर इंटरवल उतना ही कम अडॉप्ट कीजिए, मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा। और जितना ज्यादा आप अडॉप्ट करेंगे तो मेजरमेंट में उतने ही ज्यादा एरर आने के चांसेस होंगे। तो यहाँ सरल भाषा में आपसे बात पूछी जा रही, तो आप बता दीजिए कि यदि हम क्या करना चाहते हैं। इफ द सर्वे इज इंटेंडेड, सर्वे हम कर रहे हैं किसके लिए, डिटेल डिजाइन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, डिटेल डिजाइन के लिए। और एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं अर्थवर्क का, तो एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो कंटूर इंटरवल कम से कम रखिए, स्मॉल रखिए, अच्छा रहेगा। अगर बड़ा रखेंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, बात समझ गए। चलिए, तो इतनी बात इस पर रही। अब अपना अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ट्रावर्स से। कहां से प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19, ओपन ट्रावर्स से। ओपन ट्रावर्स से बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ओपन ट्रावर्स इज सुटेबल फॉर। ओपन ट्रावर्स जो है वो किसके लिए, ट्रावर्स सर्वे में ओपन ट्रावर्स किसके लिए सुटेबल है, क्लोज्ड और ओपन दोनों बनाते हैं हम, तो ओपन ट्रावर्स किसके लिए। देख भैया जब कभी ऐसी बात हो, जब कभी ऐसी बात हो, तो ये कट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि हिंदी अंग्रेजी अलग अलग है। ठीक, हाँ, जब कभी ऐसी बात हो कि भूमि की एक क्या है, संकरी और लंबी पट्टी है, तो आप उसके लिए ओपन ट्रावर्स सर्वे ही कीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए ओपन ट्रावर्स हमेशा सुटेबल होते हैं किसके लिए, सर्वेइंग अलोंग अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। ये लेक के लिए या लार्ज एरियाज के लिए या बाउंड्रीज ऑफ प्लॉट के लिए, इनके लिए नहीं करते हैं, इनके लिए यही चलता है। ठीक, चलिए, अच्छा आप लोग ने सर्वे में एक कैडेस्ट्रल सर्वे पढ़ा होगा, बाउंड्री निर्धारण के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, while performing survey by using theodolite the theodolite is supported on। कह रहे थियोडोलाइट सर्वे करते समय थियोडोलाइट जो उपकरण है आपका, ये इस उपकरण को किस पे सपोर्ट करते हैं भाई, ट्राइपॉड पर सपोर्ट करेंगे। सिंपल बात है, किस पर करते हैं, ट्राइपॉड पर सपोर्ट करते हैं। ये भी पूछने लायक प्रश्न था
लेकिन इतना पढ़ने के बाद लड़का समझता है कि नहीं कुछ बहुत बड़ी बात पूछ ली होगी, तो बता दीजिए कि भैया काहे के लिए करते हैं, ट्राइपॉड पर सपोर्ट करते हैं। कंपास काहे लिए यूज करते हैं, तो आप बता दीजिए कि डायरेक्शन के लिए। ठीक, लाइन रेंजर या फिर एलिडेट काहे लिए यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट फिर से हम अगला सीरीज, फिर से अगला क्वेश्चन लेके आपके साथ हाजिर हो रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से आप लोग से बातचीत करेंगे और आगे के प्रश्न 35 तक आज चलने का प्रयास रहेगा। आज के इस लेक्चर में 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं।